हेलो फ्रेंड्स, ब्रज एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं बलराम सिंह आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में, और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा। पिछला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, 1857 की क्रांति। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। बात करूं मैं, हमारे टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति। की क्रांति। ठीक है, अब देखिए 1857 की क्रांति भारत में कई सारे इतिहासकारों ने इसे एक सैन्य विद्रोह बताया है, कई सारे इतिहासकारों ने राष्ट्रीय आंदोलन बताया है, कई सारे इतिहासकारों ने प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन इसे माना है। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं इस क्रांति के संबंध में, वो मत भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहली चीज जो हमें क्रांति में समझनी है दोस्तों, वो समझनी है क्रांति का अर्थ क्या होता है। ठीक है, क्रांति का अर्थ। तो क्रांति के अर्थ की मैं बात करूं, बहुत से लोग जैसे ही क्रांति शब्द दिमाग में आया आपके दिमाग में बस सीधा आया होगा कि लड़ाई झगड़ा, विद्रोह, ये क्रांति का अर्थ होता है। अगर विद्रोह, लड़ाई झगड़ा क्रांति का अर्थ होता दोस्तों, तो मैं कह रहा हूं हरित क्रांति। पता ही कितना लड़ाई झगड़ा हुआ, कितना खून बहा है। मैंने कहा श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, सुनहरी क्रांति, किसी में लड़ाई झगड़ा होता है क्या? किसी में कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। ठीक है, तो क्रांति का अर्थ लड़ाई झगड़ा या विद्रोह नहीं है। हाँ, 1857 की क्रांति में विद्रोह हुआ है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि क्रांति का अर्थ विद्रोह हो जाएगा। क्रांति का अर्थ क्या होता है, देखिए जैसा कि एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से क्रांति है। क्वेश्चन क्या आया था कि निम्न में से क्रांति है। क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से क्रांति है। अगर आपको क्रांति का अर्थ पता है तो आप आसानी के साथ इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पता तो ऐसा लगेगा कि ये जीके में रीजनिंग का क्वेश्चन कहां से डाल दिया। ठीक है, तो यहां देखिए क्रांति का उसने अर्थ पूछा था और ऑप्शन कैसे दिए थे कि ऑप्शन ए में उसने रखा था ये एक सीधा तीर का चिन्ह, सीधा एरो रख दिया। उसने ऑप्शन बी में रखा था दोस्तों ये, ऑप्शन सी में उसने रखा था ये, और ऑप्शन डी की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन डी में उसने रखा था ये। ठीक है, अब यहां अगर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आप क्या कहेंगे, यार ये क्वेश्चन जीके में कहां से रीजनिंग का डाल दिया। तो याद रखना दोस्तों, क्रांति का जो अर्थ है, क्रांति इनमें से क्या है, तो क्रांति का अगर हमें अर्थ पता है तो क्रांति का हम आसानी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। अगर नहीं पता है तो दोस्तों कुछ भी नहीं आएगा। देखिए क्रांति का अर्थ होता है दोस्तों बदलाव, और बदलाव भी कैसा बदलाव, पूर्ण बदलाव। ठीक है, क्रांति का जो अर्थ लिया जाता है वो बदलाव से लिया जाता है, और बदलाव भी कैसा बदलाव, पूर्ण बदलाव ही क्या कहलाता है, क्रांति कहलाता है। तो क्रांति का अर्थ है पूर्ण बदलाव, यानी अर्थ तो केवल बदलाव है, लेकिन कैसा बदलाव, पूर्ण बदलाव, ना कि आंशिक बदलाव। अगर देखिए क्रांति किसी व्यक्ति के जीवन में हो सकती है, गांव में हो सकती है, एक शहर में हो सकती है, एक तहसील, जिला, राज्य, देश या पूरे विश्व में क्रांति हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए कोई बच्चा है, बुरे काम करता है और अचानक अच्छे काम करने लग गया, पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। कोई ऐसी घटना हमारे जीवन में, कोई ऐसी घटना घटित होती है जिससे हमारी पूरी लाइफ स्टाइल बदल जाए, हमारे जीने का सलीका बदल जाए, तो वो हमारे जीवन में एक क्रांति होती है। ठीक है, पूर्ण बदलाव होना चाहिए, ये नहीं कि आंशिक बदलाव। कोई बच्चा है कम पढ़ता है, वो ज्यादा पढ़ना स्टार्ट कर दे तो वो उसके जीवन में क्रांति नहीं है। लेकिन कोई बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, दिन भर उदम मचाता डोलता है और एकदम पढ़ना स्टार्ट कर दे तो वो उसके जीवन में क्या होगी, एक क्रांति होगी। तो क्रांति का अर्थ देखिए मैंने बताया है बदलाव, और बदलाव भी कैसा बदलाव, पूर्ण बदलाव। यहां देखिए कोई व्यक्ति है दोस्तों सीधा चल रहा है, यहां कोई व्यक्ति है बिल्कुल सीधा चल रहा है, यानी कि वो यहां से चलना स्टार्ट करता है, सीधे चलता जाता है, कोई भी उसके जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां देखिए इसमें ये व्यक्ति है जो सीधा चल रहा है, थोड़ा सा ये मुड़ा, यानी पहले पढ़ता था अब ज्यादा पढ़ने लग गया या कम पढ़ने लग गया, ये उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन यहां देखिए
यही सेम कंडीशन है, पहले पढ़ता था अब थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। यहां देखिए वो पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा है, फिर एकदम पढ़ना स्टार्ट किया और एकदम बहुत ज्यादा पढ़ना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उसके जीवन में पूर्ण रूपेण क्या हो गया, बदलाव हो गया। तो ये क्या होगा दोस्तों, आपका क्रांति होगा। ऑप्शन डी इसमें सही होगा कि क्रांति क्या है दोस्तों, पूर्ण बदलाव। ये हम क्रांति के अर्थ से अंदाजा निकाल सकते हैं, अर्थ से पता चलेगा कि क्रांति का जो अर्थ है वो क्या है दोस्तों, पूर्ण बदलाव। ठीक है, तो यहां मैं बात करूं क्रांति का जो अर्थ है दोस्तों वो किससे लिया जाता है, क्रांति का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा आपका, पूर्ण बदलाव। क्रांति का जो अर्थ है वो क्या है, बदलाव, और बदलाव भी कैसा बदलाव, तो पूर्ण बदलाव क्या कहलाता है, क्रांति। ठीक है, पूर्ण बदलाव क्या कहलाएगा, क्रांति। तो ये समझ में आ गया होगा आपके कि जो पूर्ण बदलाव होता है वो क्या कहलाता है, आपका क्रांति कहलाता है। इसको मैं यहां से हटा रहा हूं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्रांति का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, पूर्ण बदलाव। अब भारत में 1857 की क्रांति हुई है। अंग्रेज बहुत पहले से आ गए हैं। 1600 ईस्वी में, 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1608 में पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस आया। 1615 में सर टॉमस रो आया, बहुत सारे कार्य किए हैं। यहाँ फ्रांसीसियों को हराया, डचों को पराजित किया, इस तरीके से अपना आधिपत्य जमाते चले गए और धीरे धीरे करके भारत पर क्या कर लिया है, अधिकार कर लिया है। अधिकार जब अंग्रेजों ने कर लिया है तो यहां देखिए क्या ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं जिनकी वजह से 1857 की क्रांति होती है। 1757 प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पर अधिकार कर लिया। 1764 बक्सर के युद्ध के बाद लगभग समूचे भारत में अंग्रेजों के सामने ऐसा कोई नहीं है जो उनके सामने टिक सके। तो ऐसी घटनाएं एक साथ एकदम तो हुई नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसे परिवर्तन हुए होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे कार्य हुए होंगे जिसकी वजह से 1857 की क्या होती है, क्रांति होती है। तो क्रांति के ऐसे कौन से कारण रहे हैं, किस वजह से क्रांति हुई है, क्या क्रांति के कारण हैं, उनके बारे में दोस्तों चर्चा हमें करनी है। तो देखिए यहां पर बात करेंगे हम क्रांति के कारणों की। तो कुछ ऐसे कारण रहे हैं जिनकी वजह से क्रांति होती है, जैसे कुछ धार्मिक कारण रहे हैं, कुछ आर्थिक कारण रहे हैं, कुछ सामाजिक कारण रहे हैं, कुछ राजनीतिक कारण रहे हैं, कुछ सैन्य कारण हैं, कुछ तात्कालिक कारण हैं। तो एक एक करके सभी कारणों के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा। तो सबसे पहले देखिए जो हमें पढ़ना है वो है क्रांति के कारण। 1857 की क्रांति के क्या कारण रहे हैं, इतना बड़ा विद्रोह हुआ है तो कोई ना कोई कारण तो हमें मिलेगा देखने को। ठीक है, तो क्रांति के क्या देखने हैं दोस्तों, कारण देखने हैं हमें। और 1857 की जो क्रांति हुई है उसके क्या कारण रहे हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहले मैं बात करूंगा सबसे पहले सामाजिक व धार्मिक कारणों की। किसके बारे में चर्चा करेंगे, सामाजिक व धार्मिक कारण। देखिए क्या सामाजिक व धार्मिक कारण रहे हैं। सामाजिक व धार्मिक कारण। तो क्या सामाजिक और धार्मिक कारण रहे हैं 1857 की क्रांति के, उनके बारे में दोस्तों चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करूं तो पहली बार जब ईसाई मिशनरी भारत में आया था तो भारत के उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली, उन्हें पता था कि भारतीय इसके विरुद्ध होंगे, इस वजह से उन्होंने ईसाई मिशनरी के बंगाल में प्रवेश पर रोक लगा दी थी। बाद में इस ईसाई मिशनरी को भारत में प्रवेश दिया गया था। ठीक है, इससे ईसाई मिशनरी ने भारत के जो धार्मिक और सामाजिक मुद्दे थे उनको क्या है, ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए बहुत सारे कार्य किए, ईसाई धर्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे कार्य किए, जिससे भारतीयों की भावनाएं क्या होती हैं, आहत होती हैं। मैं बिल्कुल जीरो से बात कर रहा हूं। कौन कौन से ऐसे कार्य हुए, जैसे सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगाई थी, विधवा पुनर्विवाह पर बल दिया था, दास प्रथा पर रोक लगाई थी। ठीक है, बलि प्रथा, समाधि प्रथा, बहुत सारी प्रथाओं पर इसने रोक लगाई थी। इनसे भारतीयों की भावनाएं क्या हुई थी, आहत हुई थी। वो उनकी धार्मिक प्रथाएं थी, सामाजिक प्रथाएं थी, जिनसे भारतीयों की भावनाएं क्या हो जाती हैं, आहत हो जाती हैं। और 1857 की क्रांति धीरे धीरे इकट्ठे होते जाते हैं कारण, और इन कारणों के इकट्ठे होते होते क्या होती है 1857 की क्रांति। इस तरीके से सामाजिक व धार्मिक कारण क्या क्या रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं। सामाजिक व धार्मिक कारणों के अंतर्गत पहला जो कारण है वो है ईसाई मिशनरी का हस्तक्षेप। पहला जो कारण मिलता है इसके अंतर्गत भी वो है आपका क्या,
ईसाई मिशनरी का हस्तक्षेप। ईसाई मिशनरी का क्या देखना है दोस्तों? हस्तक्षेप हमें देखना है। तो ईसाई मिशनरी ने किस तरीके से हस्तक्षेप किया है, क्या ईसाई मिशनरी की यहां पर भूमिका रही है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, प्रारंभ में लॉर्ड वेलेजली ने जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने इनके विरोध, देखिए लॉर्ड वेलेजली को डर था कि ईसाई मिशनरी जो भारत में आई है, अगर इसको भारत में प्रवेश दिया गया तो इनका क्या होगा, विरोध होगा, जिससे कुछ ना कुछ विद्रोह की भावना उत्पन्न होगी। तो लॉर्ड वेलेजली ने प्रारंभ में इन ईसाई मिशनरी के विरोध के कारण कि इनका विरोध होगा, तो ईसाई मिशनरी में 3 व्यक्ति आए थे जिन्हें ईसाई त्रिमूर्ति के नाम से हम जान सकते हैं। उन 3 व्यक्तियों के प्रवेश पर क्या लगा दी थी, रोक। तो प्रारंभ में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने ईसाई त्रिमूर्ति, ईसाई मिशनरी के विरोध के डर से ईसाई त्रिमूर्ति, और ईसाई त्रिमूर्ति दोस्तों इसमें 3 व्यक्ति थे, ठीक है, ईसाई त्रिमूर्ति में 3 व्यक्ति थे, जोशुआ मार्समैन, विलियम कैरी और विलियम बर्ड। कौन कौन से व्यक्ति हैं? तो देखिए, जोशुआ मार्समैन, देखिए एक है जोशुआ मार्समैन दोस्तों, दूसरा विलियम कैरी और विलियम बर्ड। विलियम कैरी और विलियम बर्ड। ठीक है, उसे पता था कि इनका विरोध होगा, लॉर्ड वेलेजली को पता था कि इनका क्या होना है, विरोध होना है। तो उसने ईसाई त्रिमूर्ति जोशुआ मार्समैन, विलियम कैरी और विलियम बर्ड के प्रवेश के बंगाल प्रवेश पर क्या लगा दी थी दोस्तों, रोक लगा दी। इन्हें कलकत्ता में क्या नहीं दिया, प्रवेश। विलियम बर्ड ईसाई त्रिमूर्ति आपको पता चल गई है, को कलकत्ता में प्रवेश नहीं दिया। कलकत्ता में क्या नहीं दिया है दोस्तों, प्रवेश नहीं दिया। तो इस ईसाई त्रिमूर्ति को क्या नहीं दिया गया है दोस्तों, प्रवेश नहीं दिया गया है। प्रारंभ में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने ईसाई मिशनरी के विरोध के डर से ईसाई त्रिमूर्ति जोशुआ मार्समैन, विलियम कैरी, विलियम बर्ड को क्या है, कलकत्ता में प्रवेश नहीं दिया गया है। लेकिन देखिए, जब कलकत्ता में प्रवेश नहीं दिया गया है तो इन्होंने कहां पर शरण ली है, तो इन्होंने श्रीरामपुरा में क्या ली है, शरण। इन तीनों ने दोस्तों कहां पर शरण ली है, इन्होंने श्रीरामपुरा जो बंगाल में है, श्रीरामपुरा में शरण ली। श्रीरामपुरा में क्या ली है दोस्तों, शरण ली है। 1813 ईस्वी में इनका क्या है, भारत में प्रवेश होता है। ठीक है, 1813 में इनका क्या हुआ है, भारत में प्रवेश, और इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया है। ईसाई धर्म को यहां पर स्थापित करने का प्रयास किया है, जिससे भारतीयों की भावनाएं क्या होती हैं, ठीक है, आहत होती हैं। तो देखिए 1813 में इन्हें भारत में प्रवेश मिला। ईसाई मिशनरी को भारत में क्या मिलता है, प्रवेश मिला।
1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरी को भारत में प्रवेश मिला है और इन्होंने क्या है, ईसाई मत की स्थापना का क्या किया है, प्रयास किया, मिला तथा इन्होंने ईसाई मत की स्थापना का प्रयास किया। ईसाई मत की स्थापना का क्या किया है, प्रयास किया है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्रांति का जो अर्थ मैंने बताया है वो आपको बताया है बदलाव, और बदलाव भी कैसा बदलाव, पूर्ण बदलाव आपका क्या कहलाता है, क्रांति। मैंने उदाहरण भी बताए थे कि जैसे देखिए आपके सामने क्रांति के ऑप्शन आ जाएं 4 की निम्न में से क्रांति है, तो आपको ऑप्शन करके आना है कौन सा वाला। देखिए ठीक है, आपको क्रांति कौन सी है इनमें से, डी ये क्या है, क्रांति है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो क्रांति का जो अर्थ होता है वो होता है बदलाव। ठीक है, बदलाव, क्रांति के जो कारण मिलते हैं सामाजिक व धार्मिक कारण हम देख रहे हैं। सबसे पहला इसमें ईसाई मिशनरी का हस्तक्षेप होता है। प्रारंभ में जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेजनी ने ईसाई धर्म के, ईसाई मिशनरी के विरोध में, इनके डर से ईसाई त्रिमूर्ति जोशुआ मार्शन, विलियम कैरी, विलियम वर्ड के कलकत्ता में प्रवेश इनको नहीं दिया है। इन्होंने श्रीरामपुरा में क्या ली थी, शरण ली थी। उसके बाद 1813 में इन्हें प्रवेश दिया गया और उन्होंने ईसाई मत की स्थापना का क्या किया है, प्रयास किया है। अब देखिए कैसे कैसे कार्य अंग्रेजों के द्वारा किए गए हैं। ठीक है, हम सामाजिक व धार्मिक कारणों की चर्चा कर रहे हैं और कैसे कैसे कार्य किए गए हैं उन सभी कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जिससे भारतीयों की भावनाएं क्या होती हैं, आहत होती हैं, जिससे कि 1857 की क्या होती है, क्रांति। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे दोस्तों किसकी, सामाजिक व धार्मिक कारणों की। ठीक है, देखिए एक बार मैं दोबारा से लिख रहा हूं, किसकी चर्चा कर रहे हैं, सामाजिक व धार्मिक कारण। हम बात कर रहे हैं सामाजिक व धार्मिक कारणों की, और कौन कौन से कार्य होते हैं सामाजिक व धार्मिक कारणों के अंतर्गत, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला कारण मैंने बता दिया, ईसाई मिशनरी द्वारा धार्मिक हस्तक्षेप। पहला जो हमने पढ़ लिया है उसको मैंने बता दिया है। अब कैसे इन्होंने हस्तक्षेप किया है, तो ईसाई मिशनरी द्वारा धार्मिक हस्तक्षेप, तो ईसाई मिशनरी मैंने यहां पर लिख दिया। दूसरे कारण की देखिए बात करें तो यहां पर देखिए जो लॉर्ड वेलेजली होता है, लॉर्ड वेलेजली दोस्तों शिशु बलि व नरबलि पर क्या लगाता है, प्रतिबंध। जो प्रथाएं भारत में बहुत पुराने समय से चली आ रही थी, शिशु बलि, नरबलि, उन पर लॉर्ड वेलेजली क्या करता है, रोक लगाता है। होने को ये प्रथाएं बेकार थी, अच्छा कार्य किया है लॉर्ड वेलेजली ने, लेकिन इससे क्या है, भारतीयों की धार्मिक भावनाएं आहत होती थी कि यार हमारे पुराने समय से चली आ रही प्रथाएं हैं, इनको क्या किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। इससे भारतीयों की भावनाएं आहत होती थी और ये कौन सी क्रांति होती है, इस वजह से 1857 की क्रांति। तो देखिए यहां दूसरे कारण की अगर मैं बात करूं तो लॉर्ड वेलेजली द्वारा शिशु बलि व नरबलि पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध। लॉर्ड वेलेजली द्वारा शिशु बलि व नरबलि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लॉर्ड वेलेजली द्वारा शिशु बलि व नरबलि पर क्या लगा दिया जाता है, प्रतिबंध लगा दिया जाता है। पहले तो ईसाई मिशनरी का धार्मिक हस्तक्षेप हुआ है, उसके बाद देखिए लॉर्ड वेलेजली द्वारा शिशु बलि व नरबलि पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इसके अलावा देखिए 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा पर क्या लगाई जाती है, रोक लगाई जाती है। ठीक है,
सती प्रथा, सती निरोध अधिनियम पारित किया जाता है, ठीक है, सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया जाता है। अब सती प्रथा क्यों होती थी? बहुत बेकार प्रथा थी होने को, यानी कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो मृत्यु के बाद उसकी जो पत्नी थी उसकी ही चिता में क्या है, मृत्यु को प्राप्त करती थी, उसके साथ में ही जल जाती थी, ये सती प्रथा कहलाती थी। कई सारे कारण थे जिनकी वजह से ये सती प्रथा भारत में लागू की गई थी, भारत में चलती थी। तो बहुत से कारण थे, धार्मिक भावनाएं भी इसके साथ जुड़ी हुई थी। इसके अलावा कुछ इससे लाभ भी थे, कुछ लोग इससे लाभ लेते थे, इस वजह से ये क्या है, सती प्रथा लागू की गई थी। तो सती प्रथा को रोकने का प्रयास करता है कौन? लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा यहाँ पर क्या है कि सती प्रथा को रोकने का कार्य किया जाता है कि 1829 ईस्वी में राजा राममोहन राय के प्रयासों से। इससे भारतीयों की भावनाएं आहत होती हैं और कौन सी क्रांति हो जाती है? 1857 की क्रांति। तो देखिए अगला कारण जो धार्मिक कारण है वो क्या है? 1829 में राजा राममोहन राय के प्रयासों से 1829 ईस्वी में राजा राममोहन राय के प्रयासों से, वही राजा राममोहन राय हैं जिन्होंने ब्रह्म समाज की क्या की थी? स्थापना के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा पर क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। सती प्रथा पर रोक लगाई थी। सती प्रथा पर क्या लगाई थी दोस्तों? रोक लगाई थी, ठीक है, प्रतिबंध लगाया था। इस वजह से इसका क्या है, भारतीय विरोध करते हैं और विरोध करने के कारण 1857 की क्या होती है? क्रांति। थोड़ी सी आपको मैं जानकारी दे दूं। देखिए सती प्रथा क्यों भारतीय समाज में चलती थी, क्या कारण थे इसके? तो सती प्रथा की बात करूं तो देखिए सती प्रथा का जो एक कारण माना जाता है, इसका जो एक कारण माना जाता था दोस्तों वो क्या था? भारत में एक कानून था विधि की दयाभाग व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? विधि की दयाभाग व्यवस्था। विधि की दयाभाग व्यवस्था। एक कारण था विधि की दयाभाग व्यवस्था, जो 1100 ईस्वी में क्या होता है? प्रारंभ। ठीक है, अब ये विधि की दयाभाग व्यवस्था क्या थी? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के बाद उस व्यक्ति की जो संपत्ति होती थी उस पर क्या है? उसकी पत्नी का अधिकार हो जाता था। ये विधि की दयाभाग व्यवस्था लागू की गई थी भारतीय समाज में। अब देखिए जो उसके सगे संबंधी होते थे वो चाहते थे कि उसकी जो संपत्ति है वो हमको मिले, तो इस पत्नी का कुछ ना कुछ किया जाए। तो वो उसको क्या है? सती होने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि तू इसके साथ क्या हो जा? सती हो जा। ठीक है, जब आदमी मर गया उसकी पत्नी भी मर जाएगी, तो उसकी जो संपत्ति होगी वो सीधे सीधे उन सभी के अधिकार में आ जाएगी, सीधे सीधे उनके पास में आ जाएगी। इस वजह से विधि की दयाभाग व्यवस्था क्या की गई थी? लागू की गई थी। और विधि की दयाभाग व्यवस्था लागू होने के कारण ही, ठीक है, सती प्रथा का क्या किया जाता था? लोग उससे, उसके जो सगे संबंधी होते थे उसे सती होने के लिए प्रोत्साहित करते थे और वो सती होती थी। तो ये बहुत बेकार व्यवस्था थी। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने राजा राममोहन राय के प्रयासों से दोस्तों इस सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का क्या करता है? ये प्रयास करता है, प्रतिबंध लगाता है, जिसका भारतीय समाज में विरोध किया जाता है। जो व्यक्ति, अब देखिए मुझे कोई संपत्ति मिल रही है किसी के मरने से, तो मैं चाहूंगा कि वो मर ही जाए। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से जो लालची होते हैं उनके वजह से वो सती प्रथा चालू की थी। और उनको क्या है, अब इस बात का बुरा लगेगा कि सती प्रथा क्या हो रही है? बंद हो रही है।
तो इस वजह से भारतीयों की धार्मिक भावनाएं भी इसके साथ जुड़ी थी, कई वर्षों से ये चली आ रही थी। और 510 ईस्वी में भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से सती प्रथा का पहला प्रमाण मिलता है। कहाँ हम पहुंच गए 1857 की क्रांति पे। तो इतने साल से चली आ रही है, भारतीयों की धार्मिक भावनाएं अब इसके साथ में जुड़ गई हैं और इसको अचानक से बंद कर दिया जाए तो बुरा तो लगेगा ही। इस वजह से कौन सी क्रांति होती है? 1857 की क्रांति। धार्मिक कारण और सामाजिक कारण हम पढ़ रहे हैं। तीसरा देखिए एक कारण जो है 1843 ईस्वी में गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलिनबरो। 1843 में लॉर्ड एलिनबरो के द्वारा दास प्रथा समाप्त की गई। दास प्रथा क्या की गई है? समाप्त की गई है। अब इस दास प्रथा के विरोध में भी दोस्तों लॉर्ड एलिनबरो ने ये प्रथा समाप्त की है। कहने को अच्छा काम किया यार, किसी के खरीद कर पूरी जिंदगी उसका शोषण करना, ये कहाँ का न्याय है। लेकिन क्या है, भारतीयों में दास प्रथा रखने की पुराने समय से प्रवृत्ति थी, दास रखे जाते थे भारतीय समाज में। कौटिल्य ने भी अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में इसका जिक्र किया है दास प्रथा का। तो उस समय से चली आ रही प्रथा है और अचानक से इसमें परिवर्तन होता है। फिरोज शाह तुगलक 1,80,000 दास थे उसके काल में, तो अचानक से परिवर्तन होता है। तो इससे भारतीयों की धार्मिक भावनाएं क्या होती हैं? आहत। ऐसा नहीं है कि पहले से इन कामों को किसी ने नहीं किया हो। जैसे सती प्रथा की मैं बात करूं तो सती प्रथा मैंने आपको बताया था, सबसे इसे रोकने के लिए जो प्रयास किए थे, देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने भी किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रयास किया था, ठीक है। अकबर का पूर्वगामी इसी वजह से कहते हैं इसको, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक मैंने आपको पढ़ाया है। उसके अलावा अकबर ने भी इसे रोकने का प्रयास किया था। अकबर ने भी सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। औरंगजेब ने तो पूर्णतः इस पर प्रतिबंध लगाया था। इसके अलावा देखिए भारत में जो पहले आए थे, सबसे पहले जो विदेशी यूरोपीय यात्री आए थे वो पुर्तगाली आए थे और पुर्तगालियों ने 1500 ईस्वी में सती प्रथा को गोवा में क्या किया था? प्रतिबंधित किया था। तो इतने सारे व्यक्तियों ने, मोहम्मद बिन तुगलक हुआ है, अकबर हुआ है, औरंगजेब हुआ है, पुर्तगालियों ने 1500 में गोवा में से प्रतिबंधित किया था। किस प्रथा को? सती प्रथा को, ठीक है। तो सती प्रथा को रोकने का क्या किया गया है? प्रयास किया गया है इन शासकों के द्वारा। इनके द्वारा सती प्रथा को रोकने का क्या किया गया? प्रयास। तो पहले से ही प्रयास तो चल रहे हैं, लेकिन यहां पर अंग्रेजों के ऊपर तो बस ठीकरा फूट जाता है कि इन्होंने किया है जो कुछ किया है, ठीक है। इस वजह से 1857 की क्या होती है? क्रांति। 1843 में लॉर्ड एलिनबरो के द्वारा दास प्रथा क्या की गई है? समाप्त की गई है। देखिए सामाजिक व धार्मिक कारण ईसाई मिशनरी के जो धार्मिक हस्तक्षेप हुए हैं, उसके अलावा लॉर्ड वेलेजली द्वारा शिशुबलि व नरबलि पर प्रतिबंध लगाया गया है। 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। इसका कारण, सती होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो विधि की दयाभाग व्यवस्था थी, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी संपत्ति पर सीधे उसकी पत्नी का अधिकार होता था। इसीलिए उसकी पत्नी का अधिकार नहीं हो तो वो क्या करते थे? उसे सती होने के लिए प्रेरित करते थे। देखिए सती प्रथा कितनी बेकार प्रथा है। चलो ठीक है, मान लीजिए पत्नी सती हो रही है, लेकिन कहीं भी आपने ये नहीं सुना होगा कि पति सती हुआ, सता हुआ, ठीक है। सती होना अनिवार्य है, सता होना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। पति भी अगर बराबर रूप से मरते तो हम मानते कि बराबर है, लेकिन यहां पर केवल पत्नियों के साथ ही दुर्व्यवहार हो रहा है। लॉर्ड एलिनबरो ने दोस्तों दास प्रथा को प्रतिबंधित किया है। भारतीयों की जो धार्मिक भावना है वो आहत होती हैं। इस वजह से 1857 की क्या होती है? क्रांति होती है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत से धार्मिक कारण हैं। जैसे देखिए 1850 ईस्वी में दोस्तों धार्मिक निरयोक्ता अधिनियम पारित किया जाता है। 1850 ईस्वी में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम पारित किया जाता है। ये धार्मिक निरयोक्ता अधिनियम क्या है? एक तरीके से आप सीधा समझ लेना
कि धार्मिक निरुक्ता अधिनियम की मैं बात करूं तो ये क्या है दोस्तों, इस धार्मिक निरुक्ता अधिनियम से जो पैतृक संपत्ति होती है वो क्या हो गई एक तरीके से सुरक्षित। देखिए इसको समझ जाएंगे, पैतृक संपत्ति क्या हो गई है सुरक्षित। देखिए कैसे कि 1850 ईस्वी में धार्मिक निरुपयोगिता अधिनियम क्या होता है, पारित होता है। ठीक है, अब ये अधिनियम पारित हो जाता है तो पैतृक संपत्ति क्या हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है। अब ये अधिनियम क्या कहता है, कैसा अधिनियम था, इससे पहले जो बात थी कि अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म चेंज करता है, अपना रिलीजन चेंज करता है, जैसे मान लीजिए मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू से मुस्लिम धर्म में जाऊं, ईसाई धर्म में जाऊं, तो मेरी जो पैतृक संपत्ति होती थी वो मुझे नहीं मिलती थी। मैं समाज से निकाल दिया जाता था कि तूने यार समाज का मान नहीं रखा है, तूने अपने धर्म पर नहीं टिका है, तो कोई संपत्ति में अधिकार नहीं है। लेकिन यहां इन्होंने क्या किया है अंग्रेजों ने कि यदि कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तित करता है तो उसकी जो संपत्ति है, उसकी जो पैतृक संपत्ति है वो क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। तो ये नियम लाते हैं कौन, अंग्रेज लाते हैं। धार्मिक निरुपयोगिता अधिनियम पारित किया जाता है 1850 में। इस वजह से भारतीयों की धार्मिक भावनाएं, अब कोई व्यक्ति अपना धर्म चेंज कर रहा है तो उसको दंड स्वरूप क्या है, उसे पैतृक संपत्ति से हस्तक्षेप कर दिया, उसे निकाल दिया जाता था। तो उसकी संपत्ति भी किसी ना किसी को मिलती थी, वो चाहते थे कि हम सबको संपत्ति मिले। अब इससे ऐसे नुकसान हो रहा है उन चाहने वालों को, ठीक है, तो इसका विरोध होगा कि नहीं, विरोध हुआ है। इस वजह से यहां पर क्रांति होती है 1857 की। इसके अलावा देखिए एक और कारण जैसे मैं बताऊं तो 1856 ईस्वी में 26 जुलाई 1856 ईस्वी को 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड कैनिंग ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया। इसने क्या किया है दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया है। तो देखिए 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड कैनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया है। अब ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसने लागू कर दिया है तो ये तो भारतीयों को बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि भारतीय समाज में विधवा विवाह बिल्कुल भी नहीं था। अगर कोई लेडीज विधवा हो गई है, पति की उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे आजीवन विधवा के वेश में रहना पड़ेगा। लेकिन यहां पर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया जाता है कि कोई अगर विधवा हो गई है तो वो दोबारा से शादी कर सकती है। और इस एक्ट का भारत में जोर शोर से विरोध हुआ है, जिसकी वजह से 1857 की क्या होती है, क्रांति। तो 1857 की क्रांति के मैंने सामाजिक व धार्मिक कारण बताए हैं। देखिए ईसाई मिशनरी के द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए हैं इन ईसाइयों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, जिस वजह से क्या होती है 1857 की क्रांति। एक बार दोबारा से देखते हैं कौन कौन से कार्य हुए हैं। तो धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन में क्रांति का जो अर्थ बताया मैंने, बदलाव, समझ में आ गया होगा कैसे बदलाव है। क्रांति के कारण पहले सामाजिक व धार्मिक कारण बताए हैं। ईसाई मिशनरी का हस्तक्षेप, कैसे हस्तक्षेप होता है, तो अर्थात प्रारंभ में जो ये आते हैं ईसाई मिशनरी, त्रिमूर्ति आती है, जोशुआ मार्समैन आता है, विलियम कैरी, विलियम वर्ड, ये सबसे पहले आते हैं ईसाई त्रिमूर्ति, ईसाई मिशनरी के रूप में आते हैं। लेकिन लॉर्ड वेलेजली को पता था कि इनका भारत में क्या होगा, विरोध होगा, इस वजह से ये इनके कलकत्ता में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा देता है। दूसरा 1813 में इन्हें भारत में प्रवेश दिया जाता है, प्रवेश मिला है और इन्होंने ईसाई मत की क्या कर दी है, स्थापना का प्रयास किया है। इसके बाद देखिए ईसाई मिशनरी जो आई है लॉर्ड वेलेजली द्वारा शिशु बलि व नरबलि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 1829 में राजा राममोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगाई है। इससे पहले भी सती प्रथा को रोकने के बहुत सारे शासकों ने प्रयास किए थे, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक हुआ है, अकबर हुआ है, औरंगजेब हुआ है। पुर्तगालियों ने 1500 में गोवा में इसका प्रयास किया था इसे रोकने का।
ठीक है। उसके बाद देखिए 1843 में लॉर्ड एलिनबरो के द्वारा दास प्रथा समाप्त की गई है। 1850 में धार्मिक निरुपयोगिता अधिनियम पारित किया जाता है। पैतृक संपत्ति क्या की जाती है, सुरक्षित की जाती है। उसके बाद 1856 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड केनिंग ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्या किया है, लागू किया है, जिससे क्या है 1857 की क्रांति के ये क्या बनते हैं, सामाजिक व धार्मिक कारण। सामाजिक व धार्मिक भावनाएं भारतीयों की आहत होती हैं, जिससे कि क्या होती है 1857 की क्रांति। ठीक है। उसके अलावा बहुत से आर्थिक कारण भी रहे हैं जिसकी वजह से 1857 की क्रांति हुई है। आर्थिक कारण क्या है, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है, अंग्रेज जो होते हैं, वो क्या है भारतीयों के राजाओं के साथ में, देसी रियासतों के साथ में संधि कर लेते हैं। तो राजाओं को सैनिक जो सेना है, स्थायी सेना रखने की छूट नहीं है। उनकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो किस पर आ गई है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर आ गई है। सुरक्षा वही करेंगे। किसी के साथ में वार्तालाप करनी है, कोई समझौता करना है तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछकर किया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे नियम कानून लागू कर दिए हैं। अब देखिए इससे क्या होता है, जो भारतीयों का पुराने समय से चला आ रहा था, जैसे हस्त कुटीर उद्योग हैं, बहुत सारे उद्योग हैं जो भारतीयों के थे, अंग्रेजों ने अपने फैंसी आइटम लाके उनको क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया एक तरीके से। तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। मध्यम वर्ग और शहरी वर्ग जो है, जब उद्योग नहीं रहे हैं उनके, तो वो गांव की ओर वापस आए हैं, कृषि करने लग गए और कृषि में भी उन पर बहुत ज्यादा कर बढ़ा दिए गए, टैक्स बढ़ा दिए गए, जिससे कि क्या है मध्यम वर्ग और जो शहरी वर्ग है वो अंग्रेजों के खिलाफ होता है और 1857 की क्या होती है, क्रांति होती है। ठीक है। तो बहुत सारे आर्थिक कारण, बहुत सारा जो कलाकार वर्ग था वो भी इससे हो जाता है। पहले राजा महाराजा थे, राजा महाराजा क्या है अपने दरबार में कुछ ना कुछ, ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ है, ये प्रसिद्ध चित्रकार है, ये फलाना है, ये ढेंका है, ऐसे बहुत सारे कलाकार जो थे, अंग्रेजों की वजह से क्या है इनका अब कार्य बंद हो गया। कार्य बंद हो गया तो इनकी भावनाएं आहत होंगी, तो ये क्या है विरोध तो करेंगे ही। इस वजह से 1857 की क्रांति होती है। तो देखिए कुछ आर्थिक कारण भी देख लेते हैं। कुछ आर्थिक कारणों की वजह से 1857 की क्या होती है, क्रांति। तो क्रांति की बात करूं मैं आर्थिक कारणों की, आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण क्या रहे हैं, तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों ने भारत के परंपरागत आर्थिक ताने बाने को पूरी तरह खंडित कर दिया। ठीक है। कलाकारों को संरक्षण से बाहर कर दिया, कलाकारों को जो राजाओं ने संरक्षण दे रखा था उससे बाहर कर दिया है। तो देखिए अंग्रेजों ने भारतीय जो कलाकार थे उनको पूरी तरह से बाहर कर दिया है। क्या क्या कार्य किए हैं, तो अंग्रेजों ने भारतीयों के परंपरागत आर्थिक ताने बाने को पूरी तरह खंडित कर दिया। अंग्रेजों ने भारतीयों के जो आर्थिक ताना बाना था, ठीक है, परंपरागत आर्थिक ताने बाने को, जो परंपरागत चला हुआ आ रहा था, आर्थिक ताने बाने को पूरी तरह खंडित कर दिया। पूरी तरह क्या कर दिया दोस्तों, खंडित कर दिया। तो अंग्रेजों ने जो भारतीय परंपरागत आर्थिक ताना बाना, यानी कि जैसे मान लीजिए प्राचीन समय में जैसे कोई भी कलाकार था वो कुछ ना कुछ कार्य करता था, तो ये अंग्रेजों के काल में बिल्कुल विलुप्त होता चला गया है, जिससे कि जो कलाकार वर्ग है, जो राजा को संरक्षण जिनको प्राप्त होता था, वो इनके विरोध में आ गया है। ठीक है। इसी अंग्रेजों ने दोस्तों बड़े कलाकार, अंग्रेजों ने एक बड़े कलाकार वर्ग को, बड़े कलाकार वर्ग को संरक्षण विहीन कर दिया है दोस्तों। क्या कर दिया, संरक्षण से बाहर कर दिया। संरक्षण से बाहर कर दिया है, जिस वजह से 1857 की क्या होती है, क्रांति होती है दोस्तों। ठीक है। इससे क्या है, भारतीयों का जो हस्तकार कारीगर जो हैं वो हतोत्साहित हो जाते हैं और 1857 की क्रांति के लिए लालायित हो उठते हैं। ठीक है। तो देखिए यहां पर भारतीय हथकरघा और कुटीर उद्योग हतोत्साहित हो जाता है। भारतीय
हथकरघा और कुटीर उद्योग हतोत्साहित हो जाता है। हतोत्साहित हो जाता है। तो भारतीय हथकरघा और कुटीर उद्योग जो है वो क्या हो गया है दोस्तों, हतोत्साहित हो गया है। शहरी वर्ग जो है वो कृषि की ओर विस्थापित हो गया है। शहरी एवं मध्यम वर्ग कृषि की ओर विस्थापित हो गया है। और कृषि में भी दोस्तों इन पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए जाते हैं, तो वो कृषि भी नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी आर्थिक कारण थे जिनकी वजह से क्रांति जरूरी हो गई थी, क्रांति करना आवश्यक हो गया था। जैसे देखिए, अंग्रेजों ने भारतीयों के परंपरागत आर्थिक ताने बाने को पूरी तरह खंडित कर दिया है। इसके अलावा एक बड़े कलाकार वर्ग को संरक्षण से बाहर कर दिया, सहायक संधि की नीति लागू कर दी है। तो जो कलाकार वर्ग था उसे बिल्कुल संरक्षण से, राजाओं का संरक्षण प्राप्त नहीं हो पाता था। आपने सुना होगा अकबर के काल में नवरत्न, कभी बाद में सुना है अंग्रेजों के बाद में कि इसके दरबार में ये हुआ था, वो हुआ था, ये प्रसिद्ध हुआ था। आपने सुना होगा कि इसके दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ, इसके प्रसिद्ध दरबारी। तो ये सारी प्रथाएं बिल्कुल बंद हो गई थी। तो बड़ा एक कलाकार वर्ग दोस्तों इससे क्या है, आहत होता है, और वो क्रांति करने के लिए उसको क्रांति जरूरी हो जाती है। वो चाहता है कि ऐसा कुछ हो कि अंग्रेज भारत से बाहर जाएं। ठीक है, भारतीय हथकरघा और कुटीर उद्योग हतोत्साहित हो जाते हैं। अंग्रेजों ने अपने यहाँ पर सामान को थोप दिया है, हमारे ऊपर अपने सामानों को लागू कर दिया है, और भारतीय हथकरघा और जो कुटीर उद्योग है वो भी क्या हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है। शहरी एवं मध्यम वर्ग कृषि की ओर विस्थापित हो जाता है, लेकिन कृषि में भी इन पर बहुत सारे टैक्स लगाए जाते हैं। ठीक है, देखिए इस बारे में एक विद्वान आपने सुने होंगे, कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स का एक कथन है इसी कारण में। देखिए कार्ल मार्क्स ने क्या कहता है। कार्ल मार्क्स ने इस बारे में क्या कहा है, तो कार्ल मार्क्स का एक कथन है दोस्तों कि यह ब्रिटिश घुसपैठिया था जिसने भारतीय हथकरघे को तोड़ दिया और कताई पहिए को नष्ट कर दिया। यह ब्रिटिश घुसपैठिया था यह ब्रिटिश घुसपैठिया था। देखिए कार्ल मार्क्स कहता है कि यह ब्रिटिश घुसपैठिया था जिसने भारतीय हथकरघे को तोड़ दिया, जिसने भारतीय हथकरघे को तोड़ दिया, भारतीय हथकरघे को तोड़ दिया तथा कताई पहिए को नष्ट कर दिया, को तोड़ दिया तथा कताई पहिए को नष्ट कर दिया। देखिए कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है दोस्तों कि ब्रिटिश एक तरीके से घुसपैठिए बनकर आए हैं भारत में, और इन्होंने भारतीय हथकरघे को दोस्तों तोड़ दिया है तथा कताई पहिए को क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है। यानी कि भारतीयों का जो हथकरघा उद्योग था, हाथ से निर्मित जो सामान था, उसके अलावा कताई यानी कि सूत काटने का काम है, कपास वगैरह जो धंधा था, वो ये बिल्कुल क्या है कि ये क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। अंग्रेज अपना जो आइटम है वो लेके आते हैं, अपना सामान लेके आते हैं, भारतीयों के ऊपर जबरदस्ती थोपने लग गए। तो इससे क्या है, एक बहुत बड़ा जो वर्ग है वो रोजगार विहीन हो जाता है, और 1857 की क्या होती है, क्रांति। इसका उदाहरण है अवध में। अवध में देखिए क्रांति का मुख्य केंद्र रहा है अवध, और अवध में 21,000 जो कलाकार होते हैं, 21,000 ऐसे हथकरघे जो होते हैं वो कार्य विहीन हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं, हमें भीख मांगने में शर्मिंदगी महसूस होती है, हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है, इस वजह से हम क्या करेंगे, क्रांति ही करेंगे। हम चाहते हैं कि अंग्रेज भारत से कहां जाएं, बाहर जाएं। ठीक है, तो देखिए अवध में क्या है, 21,000 तालुकदार क्या कहते हैं, अवध में 21,000 तालुकदार। इसी संबंध में दोस्तों देखिए अवध जो है क्रांति का मुख्य केंद्र है, यहां
21,000 ताल्लुकदार जो काम करने वाले होते हैं दोस्तों, वो क्या हो जाते हैं, वो रोजगार विहीन हो जाते हैं। और वो क्या कहते हैं दोस्तों कि वे दूसरे काम करने में क्या हैं, असमर्थ हैं, उनको कोई काम आता ही नहीं है। ठीक है, अगर जैसे मैं पढ़ाता हूं और मुझे कोई कह दे कि यार तुझे नहीं पढ़ाना नहीं है, तुझे कोई और काम करना है, तो मैं कैसे और काम कर दूंगा। मुझे इंटरेस्ट जब इस काम में आता है तो मैं यही काम करूंगा, मुझसे जब ये काम ही आता है तो मैं यही काम, मुझसे अब कोई कह दे खेती करनी है तो खेती में कर सकता हूं, लेकिन कोई खेती करने वाला जो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाला होगा वो खेती करने में इंटरेस्ट दिखाएगा। मैं अगर पढ़ा सकता हूं तो मुझे पता है मेरा इंटरेस्ट है पढ़ाने में, मैं पढ़ाने का काम कर सकता हूं। यहाँ इनका कार्य था, जो इनका कार्य था पेशेवर कार्य है, उसको इन्हें छोड़ना पड़ रहा है, तो ये कहते हैं हम दूसरे काम करने में असमर्थ हैं, कोई काम हम नहीं कर सकते और हमें भीख मांगने में शर्मिंदगी महसूस होती है, तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। ये बात क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं कि वे दूसरे काम करने में क्या है, असमर्थ। 21,000 ताल्लुकदारों ने क्या कहा है, वे दूसरे काम करने में असमर्थ हैं, वे दूसरे काम करने में असमर्थ हैं, वे दूसरे काम करने में क्या हैं दोस्तों, असमर्थ हैं। ठीक है, वे दूसरे काम करने में असमर्थ हैं तथा भीख मांगने में उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। भीख मांगने में उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। भीख मांगने में क्या महसूस होती है दोस्तों, शर्मिंदगी महसूस होती है। वे दूसरे काम करने में असमर्थ हैं, भीख मांगने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, इसलिए इस निंदा के क्या नहीं होने चाहते, शिकार नहीं होने चाहते। इस निंदा के शिकार नहीं होना चाहते, नहीं होना चाहते हैं। इस वजह से क्या होती है दोस्तों, 1857 की क्रांति होती है। तो देखिए यहां पर 21,000 जो ताल्लुकदार होते हैं दोस्तों, अवध में, अवध क्रांति का प्रमुख केंद्र रहा है। क्रांति जब होगी, बेगम हजरत महल अवध लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व करेंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम कारण तो देख लें, क्रांति हुई क्यों है। तो यहां अवध क्रांति का मुख्य केंद्र है। यहां पर 21,000 ताल्लुकदार जो रोजगार विहीन हो गए हैं, उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, वो क्या कह रहे हैं दोस्तों कि वे दूसरे काम करने में क्या है, असमर्थ हैं तथा भीख मांगने में उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। वे इस निंदा के शिकार नहीं होना चाहते, इस वजह से क्रांति में वो क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आर्थिक कारण एक बार दोबारा से नजर डालते हैं, आर्थिक कारण क्यों क्रांति हुई है। तो आर्थिक कारणों में अंग्रेजों ने भारतीयों के परंपरागत आर्थिक ताने बाने को पूरी तरह से खंडित कर दिया है दोस्तों। एक बड़े कलाकार वर्ग को संरक्षण से बाहर कर दिया है। सहायक संधियों के तहत भारतीय हथकरघा और कुटीर उद्योग हतोत्साहित हो जाते हैं। शहरी एवं मध्यम वर्ग कृषि की ओर विस्थापित हो जाता है। कृषि में भी इन पर बहुत सारे टैक्स लगा दिए जाते हैं। इस बारे में देखिए कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है 1857 की क्रांति के बारे में भारत के संदर्भ में, कि यह ब्रिटिश घुसपैठिया था जिसने भारतीय हथकरघे को तोड़ दिया तथा कताई पहिए को क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है। ये बात कार्ल मार्क्स ने कही है। अवध में यहाँ क्रांति का मुख्य केंद्र है। यहाँ 21,000 ताल्लुकदार क्या कहते हैं, वे दूसरे काम करने में असमर्थ हैं तथा भीख मांगने में उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। इस वजह से वे क्या है, निंदा के शिकार नहीं होना चाहते हैं। इस वजह से क्या होती है 1857 की क्रांति। तो मैंने क्रांति के दो इंपॉर्टेंट कारण आपको बताए हैं। देखिए जो भी हमने देखा है एक बार दोबारा से नजर डालते हैं। दो इंपॉर्टेंट कारण मैंने आपको बताए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी कारण हैं, जैसे राजनीतिक कारण हुए हैं, तात्कालिक कारण हुए हैं। कौन कौन सी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसकी वजह से 1857 की क्या होती है दोस्तों, क्रांति। ठीक है, कुछ सैन्य कारण भी रहे हैं। देखिए क्रांति का जो अर्थ है वो क्या है, बदलाव। क्रांति के कारण पहले धार्मिक कारण मैंने देखे, ईसाई मिशनरी का सबसे प्रारंभ में गवर्नर जनरल जो लॉर्ड वेलेस्ली ईसाई मिशनरी के विरोध के डर से ईसाई त्रिमूर्ति जोशुआ मार्शमैन, विलियम कैरी और विलियम बर्ड के कलकत्ता में प्रवेश नहीं देता है उनको।
और इन्होंने जो शरण ली थी तीनों ने, वो श्रीरामपुरा बंगाल में शरण ली थी। 1813 में इन्हें भारत में प्रवेश मिल जाता है और ये इन्होंने ईसाई मत की क्या कर दी है, स्थापना कर दी है। उसके बाद देखिए ईसाई मिशनरी द्वारा हस्तक्षेप वो हमने देख ही लिया। लॉर्ड वेलेजली द्वारा सिसुवली व नरवली पर क्या लगाया जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है। उसके अलावा देखिए 1829 में राजा राममोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। ये पहला अवसर नहीं था कि सती प्रथा पर इसने रोक लगाई है, इससे पहले भी मोहम्मद बिन तुगलक, सम्राट अकबर, औरंगजेब, इसके अलावा पुर्तगालियों ने भी यह प्रयास कर लिए थे। उसके बाद देखिए यहां पर 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलिनबरो द्वारा दास प्रथा समाप्त की जाती है। 1850 में धार्मिक निरुपयोगिता अधिनियम पारित किया जाता है, पैतृक संपत्ति सुरक्षित कर ली जाती है। 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लॉर्ड कैनिंग द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया जाता है। ये 1515 है दोस्तों, है ना, 1515 में रोक लगाई थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट में बात करूं तो आर्थिक कारण, अंग्रेजों ने भारतीयों के परंपरागत आर्थिक ताने बाने को पूरी तरह खंडित कर दिया। एक बड़ा कलाकार वर्ग संरक्षण से बाहर हो गया। भारतीय हथकरघा और कुटीर उद्योग हतोत्साहित हो जाते हैं। शहरी एवं मध्यम वर्ग कृषि की ओर विस्थापित हो जाते हैं। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है, यह ब्रिटिश घुसपैठिया था जिसने भारतीय हथकरघे को तोड़ दिया तथा कथाई पहिए को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। अवध की बात करूं तो यहाँ पर 21,000 तालुकदार वे दूसरे काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। भीख मांगने में उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है, इस निंदा के शिकार नहीं होना चाहते, इस वजह से वो क्या करते हैं, क्रांति करते हैं। तो ये थी आपकी 1857 की क्रांति के धार्मिक, सामाजिक व आर्थिक कारण। अभी हमें राजनीतिक, सैन्य और तात्कालिक कारणों के बारे में पढ़ना है। दोस्तों अगर मैं इसी वीडियो में इस पार्ट को कंप्लीट करूं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो मैं नहीं चाहता कि लंबी वीडियो आप देखने में फिर बोरियत महसूस करो। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूं। अगर जो नेक्स्ट कारण है उनकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में अगर आपको किसी भी चीज में दिक्कत आई हो, किसी भी कारण में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट कारण मैंने फैक्ट आपको बताए हैं 1857 की क्रांति के। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अन्य कारणों के साथ में। तब तक बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। Thank you so much.